प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ओजस्वी भाषण सुना अभी। और इस प्रधानमंत्री की जो उपलब्धि रही है, निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर लगातार सबसे लंबा जो शासनकाल रहा है प्रधानमंत्री का, जो सबसे उनका निर्वाचन का समय रहा है प्रधानमंत्री के तौर पर, 12 वर्ष से अधिक समय उन्होंने गुजारा है, 4399 दिन पूर्ण किए हैं। तो ये इस न सिर्फ इस उपलब्धि की बात करेंगे बल्कि आगे बात करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो भाषण है ये किन मायनों में खास था, किन मायनों में विशेष है और क्या दरअसल इसके मायने हैं। समीर चौगांवकर वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। चौगांवकर साहब, बहुत स्वागत है आपका। अगर हम प्रधानमंत्री के इस पूरे भाषण का, क्योंकि उनकी जो वाक्पटुता है, जो उनका वक्तव्य शैली है वो बिल्कुल अनोखी है, लोगों को बिल्कुल सीधे टारगेट करते हैं, लोगों उनके दिल की बात अगर कह देते हैं, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। तो किस तरह से आकलन करेंगे अगर इस पूरे भाषण का मैं आकलन करने को कहूँ, क्योंकि न सिर्फ उन्होंने 12 वर्षों की यात्रा की बात कही बल्कि आगे क्या किस तरह से चलना है इसकी भी एक दिशा दिखाई है सभी को। देखिए, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जब 4 या 399 दिन पूरे कर लिए और सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री बनने का जो आज प्रधानमंत्री मोदी ने रिकॉर्ड बनाया, उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण था कि अगर भारतीय जनता पार्टी चाहती तो इसे भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम बना सकती थी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता है। लेकिन आप देखिए, बैठक बुलाई गई, एनडीए सभी राज्यों के मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, जो बड़े नेता सबको बुलाया गया। तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी ने एक सामूहिक शक्ति एनडीए का संदेश दिया और ये बताया कि अभी एक दिन पहले जिस तरीके से दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी और किस तरीके से इंडिया गठबंधन में टूट हो रही है, वहां से लोग निकल कर जा रहे हैं। और आज मोदी जी ने बताया कि देश के सामने अगर 2 गठबंधन है, एक इंडिया गठबंधन और एक एनडीए, तो एनडीए किस तरीके से थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है जिस तरीके से कहा। और प्रधानमंत्री मोदी का जो भाषण रहा, मुझे लगता है वो 2007 के विकसित भारत को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने संदेश दिया। और जो जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विफलता कांग्रेस की थी, लेकिन हिंदू आबादी के ऊपर इसका ठिकरा फोड़ा गया, और हिंदू ग्रोथ रेट का जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने जिक्र करा, तो मुझे लगता है कि भविष्य की राजनीति का संकेत है। अब भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी हिंदुत्व और राष्ट्रवाद को अपने केंद्र में रखेगी, इस बेस पर चुनाव लड़ेगी, देश की जनता को बताएगी कि प्रधानमंत्री मोदी के रहते हिंदुत्व और राष्ट्रवाद को जिस प्रखरता से प्रधानमंत्री मोदी ने आगे बढ़ाया है और 2047 के विकसित भारत की जो प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार बात करते हैं, उसका रोड मैप मुझे प्रधानमंत्री मोदी ने बताया है। इसका मतलब यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा था कि न मैं थकूंगा, न रुकूंगा, न झुकूंगा, न डरूंगा, तो प्रधानमंत्री मोदी ने अभी थकने वाले हैं, न रुकने वाले हैं, न डरने वाले हैं, न विपक्ष से झुकने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी की सफलता की यात्रा लगातार अभी चलने वाली है और आने वाले कई वर्षों तक हम प्रधानमंत्री मोदी को इसी तरह बिना किसी छुट्टी लिए, एक दिन भी बिना ब्रेक के लगातार मां भारती की सेवा करते हुए देखेंगे। आपने देखा होगा कि अगर इतनी सारी उपलब्धियां हो, इतने सारे लोग आपकी तारीफ करने वाले होते हैं तो कई बार आप कैरिड अवे हो जाते हैं। लेकिन एक अच्छे राजनेता की, और ख़ासतौर पर हम प्रधानमंत्री की देखते हैं कि जो उपलब्धियां होती हैं वो उनको हमेशा कहते हैं कि 140 करोड़ देशवासियों की है, हमारे साथियों की है, वो साझा है, यानी कि वो कभी आपको शेखी बघारते हुए नजर नहीं आएंगे। हमारे साथ हमारे विशेष मेहमान प्रफुल्ल केतकर जो कि संपादक हैं ऑर्गेनाइजर के, वो जुड़ चुके हैं, उनका भी स्वागत है। सवाल समीर चौगांवकर जी लेकिन आपसे ही है कि उपलब्धियों को शेखी पर कभी शेखी नहीं बघारते बल्कि उसको साझा करते हैं। जो आपने बात अभी कही ना कि वो चाहते तो बीजेपी के ही लोगों के साथ में एक सेलिब्रेशन जैसा मोड में हो सकते थे, लेकिन इस अवसर को भी उन्होंने देशवासियों के लिए संदेश देने के लिए चुना। कैसे इस बात को देखते हैं कि उन्होंने फिर लोगों को एक बार जिसको कहते हैं कि स्पीड अप कर देना, कि डोंट स्टॉप, अभी तो आगे हमें बहुत आगे जाना है। मोदी का अगर पूरा राजनीतिक जीवन देखेंगे, वो तो मुख्यमंत्री जब बने और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री बने, उसके पहले तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन के कार्यकर्ता थे, संगठन महामंत्री रहे। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने संगठन में मैं से हम की यात्रा को जो जिसका जिक्र किया, उन्होंने कहा कि भाई मैं से हम मतलब हम सब मिलकर करते हैं, ये संगठन में जो हम की भावना आती है कि मिलकर संगठन करना, वही भावना लेकर प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने और फिर देश के प्रधानमंत्री बने। और जो भी प्रधानमंत्री मोदी ने सफलता मिलती है, प्रधानमंत्री मोदी को 32 राष्ट्रों का अगर सर्वोच्च सम्मान मिला है, तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ लोगों का सम्मान है और ये पूरे देश की जनता को समर्पित है। तो प्रधानमंत्री की जो भी उपलब्धि होती है वो देश के 140 करोड़ लोगों को समर्पित करते हैं और ये बताते हैं कि टीम भावना से हुआ, आप सबके कारण हुआ, देश की जनता के सहयोग के कारण हुआ और देश की जनता के कारण मैं यहाँ पर पहुंचा हूं और उन्हीं का आशीर्वाद है। तो प्रधानमंत्री मोदी कभी मैं की बात नहीं करती कि जो हुआ ये मेरे कारण हुआ है। वो अपने कैबिनेट मंत्रियों को साथ में लेकर चलते हैं, वो उनको उसका क्रेडिट देते हैं।
संगठन के लोगों को साथ चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को जिस तरीके से साथ लेकर चलते हैं, संगठन को वो साथ लेकर चलते हैं और कहते हैं कि मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं, प्रधानमंत्री तो बाद में हूं मैं। मुझे मोदी की यही विशेषता है कि सबको साथ लेकर चलना। वो प्रधानमंत्री मोदी का मंत्र रहा है, सबका साथ सबका विकास। जी बिल्कुल, जब वो सबका साथ सबका विकास कहते हैं तो ये सिर्फ एक भाषण जैसा नहीं दिखता, बल्कि जब आप जिसको आप कहते हैं ना कि आपके कार्यों में ये बात झलकती है, जो जिस तरह से आपने कहा ना कि वो चाहते तो सिर्फ बीजेपी के लोगों के साथ मिलकर एक सेलिब्रेशन ले सकते थे, एनडीए के सब लोगों को साथ में रखा। इस पर अगर हम इसी बात को आगे बढ़ाएं प्रफुल्ल केतकर जी, तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सीधे कहा कि राजनीति से ऊपर उठकर आज का समय, जब उन्होंने फिर इस बात को दोहराया कि यही समय है, सही समय है। कैसे, एक तो इस पूरे भाषण का अगर आपसे कहूं कि आकलन कैसे करेंगे, एक तो ये, दूसरी बात ये कि आज आपको ज़रूर उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोला, और ये जब वो एक विकास यात्रा जिसको कह रहे हैं वो बता रहे थे अपनी कि किस तरह से किस डिपैलिएटेड कंडीशन में देश उनको मिला था, क्या कुछ उपलब्धियाँ की हैं, ये अवसर था बताने का, उन्होंने बताया भी। लेकिन इसके साथ ही साथ एक ऊर्जा से भरा देश के लोगों को कि ये रुकने का वक्त नहीं है, आगे बढ़ने का वक्त है, राजनीति से ऊपर उठकर काम करने का वक्त है, राज्यों के बीच, नगरों के बीच एक स्वस्थ स्पर्धा हो। देखिए निखिल, प्रधानमंत्री जब भी बोलते हैं तो वो पब्लिक रैली में बोलना और वो एज अ प्राइम मिनिस्टर बोलना, इन दोनों में हमेशा एक अंतर करते हैं। तो वो जब चुनावी किसी रैली में बोलना होता है तो उनका तेवर पूरी तरह से अलग होता है, और जब वो चाहे संसद में बोल रहे हो या प्रधानमंत्री के नाते किसी मंच से बोल रहे हो, किसी योजना का, परियोजना का उद्घाटन कर रहे हो, आज पहली बार मैंने ऐसा देखा कि आज वो प्रधानमंत्री के नाते बोल रहे थे, लेकिन फिर भी उसमें से राजनेता झलक रहा था। बार बार उन्होंने एनडीए फैमिली का उल्लेख किया। वो अभी समीर जी जैसे कह रहे थे कि और खास करके 2024 के चुनाव के बाद जब लोग ये आशंकाएं जता रहे थे कि कोलिशन पॉलिटिक्स को प्राइम मिनिस्टर मोदी कैसे हैंडल करेंगे, तो उन्होंने आज एक तरफ सारे एनडीए के घटक दलों के नेताओं को धन्यवाद भी दिया, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने दो टूक ये बताया भी कि हम एज अ फैमिली, और मैं उस फैमिली के हेड के नाते, हम सब एक है और हमारा कुनबा बढ़ ही रहा है जी। इसका एक क्लियर कट मैसेज और इसका एक रोड मैप उन्होंने आज दिखाया है। उन्होंने मुझे लगता है इस 12 साल की उपलब्धि का, उनकी व्यक्तिगत भी, सरकार की भी उपलब्धि का एक मौका उन्होंने पाया, और चरैवेति चरैवेति का अपना मंत्र जो है उसको फिर से आज दोहराया, खुद के लिए भी और अपने साथियों के लिए भी। उपलब्धियों का क्रेडिट भी, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि उन्होंने सामने से करके दिखाया कि जब जिस बात की बात आप कह रहे हैं प्रफुल्ल जी की कैसे लेकर चलेंगे, कैसे हैंडल करेंगे एनडीए के सहयोगियों को, कैसे हैंडल करेंगे, ये उन्होंने दिखाया कि कैसे हैंडल किया जाता है, कैसे साथ लेकर लोगों को चला जा सकता है। उन्होंने एक बड़ी लंबी फहरिस्त भी गिनाई कि 2014 में और आज के भारत में अंतर किस तरह से रहा है, राजनीति किस तरह से बदली है। मैं ये भी आपसे समझना चाहूँगा, इसके पीछे का जो मनोविज्ञान है वो भी समझना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब नेशन फर्स्ट की भावना हो तो कोई भी निर्णय मुश्किल नहीं होता। 2014 में कितने मेट्रो थे, कितने डिफेंस एक्सपोर्ट थे, कितनी सड़कें थी, क्या रेल में था, ये एक बड़ा वाइड गैप है जो उन्होंने गिनाया, वो आपको ध्यान होगा। तो मैं यही समझना चाह रहा हूँ कि ये जो राजनीति करने का अंदाज है, जो भाव है, वो बदल गया है। देखिए, जब उन्होंने कमान संभाली थी तो, और जब फुल मैंडेट मिला था, तो उस समय एक तरीके से हम देखते हैं कि इकोनॉमी फ्रेजाइल थी, पॉलिसी मेकिंग में पैरालिसिस था, एक गठबंधन राजनीति से भारत को बाहर निकलकर आज जो शब्द प्रयोग उन्होंने किया कि आपके पास यदि इंटेंट हो, सही में दृढ़ इच्छा शक्ति हो, सही नीति हो और निर्णय प्रक्रिया हो और उसको लागू करने की मानसिकता हो, इनको यदि समग्रता से यदि हम करते हैं तो उसके कारण विकास की गति कितनी बदलती है वो उन्होंने आंकड़ों से समझाया। और वो चाहे वो एयरपोर्ट्स के आंकड़े हो, चाहे वो रोड बनने के आंकड़े हो, मेट्रो सर्विसेज हो, डिफेंस का एक्सपोर्ट्स हो, ये सारे आंकड़े
इवन इंटरनेट यूजर्स, जिस तरीके से डिजिटल इंटीग्रेशन इस सारे गवर्नेंस प्रोसेस में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया है, मुझे लगता है कि ये एक महत्वपूर्ण एक हम कह सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन है पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस के मामले में। और जब बहुत लोग आशंका जता रहे थे भारत की सामान्य जनता की क्षमताओं पर, तब प्रधानमंत्री मोदी ने वो विश्वास दिखाया। और आज हम देखते हैं कि बिल्कुल दूर दराज गांव में भी आज हम डिजिटल पेमेंट का जिस तरीके से नेटवर्क बढ़ा है, और या जनधन का जिस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, या मुद्रा का जिस तरीके से, या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का जिस तरीके से हुआ है, तो ये सारी चीजें दिखाती है हमको कि यदि इंटेंट सही हो तो टेक्नोलॉजी भी आधुनिक से आधुनिक टेक्नोलॉजी का डेमोक्रेटाइजेशन के लिए उपयोग हो सकता है। और यही प्रधानमंत्री जी ने एक तरीके से अपने इंटेंट, पॉलिसी और डिसीजन मेकिंग के इंटीग्रेशन से बताया। बिल्कुल, जब उन्होंने कहा कि नीति सही हो, जब नियत सही हो, दरअसल जो जिस इंटेंट की बात आप कर रहे हैं कि अगर नियत सही हो, हम इससे पहले कि अपनी डिबेट को आगे बढ़ाएं, इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, प्रधानमंत्री ने देश की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था पर क्या कुछ कहा, आइए एक बार आपको सुनाते हैं। ये कांग्रेस ग्रोथ रेट और एनडीए ग्रोथ रेट का अंतर है। एक व्यवस्था लोगों को इंतजार कराती थी, आज की व्यवस्था परिणाम दिखाती है। एक व्यवस्था काम अटकाती भटकाती थी, आज की व्यवस्था कहती है काम अभी होगा, समय पर होगा और बड़े पैमाने पर होगा। समीर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और प्रफुल्ल केतकर जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ इस पूरी बातचीत पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए की एक बैठक में अपनी बातें कही हैं, अपने जिसको कहते हैं ही टॉक्ड हिज हार्ट अबाउट। तो इस विषय पर हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ समीर चौगांवकर और प्रफुल्ल केतकर, दो वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं। समीर जी, ये प्रधानमंत्री की बात आपने एक बार फिर से सुनी कि किस तरह से पहले की जो व्यवस्था क्या थी और अब की व्यवस्था क्या है, और उन्होंने कहा एक व्यवस्था इंतजार कराती थी, एक व्यवस्था परिणाम देती है, एक व्यवस्था चीज़ों को लटकाती थी, भटकाती थी, और एक व्यवस्था कहती है कि नहीं काम अभी होगा, तुरंत होगा। किस तरह से देखते हैं ये परिवर्तन, कैसे लेकर आए हैं? देखिए, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज इस बात का जिक्र करा है, लेकिन देश की जनता 2014 के बाद से इस बात को लगातार देखती रही, और 2004 से लेकर 2014 तक का जो यूपीए सरकार का कार्यकाल था और प्रधानमंत्री मोदी का 2004 से लेकर 2026 तक का अगर कार्यकाल देखें तो मुझे लगता है कि देश की जनता को समझ में आ रहा है कि उस 10 साल में क्या हुआ था, उस 10 साल में क्या हुआ। जिस तरीके से पॉलिसी पैरालिसिस उस समय था कि कोई निर्णय नहीं हो पाते, सत्ता के दो केंद्र थे, मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी सत्ता के दो केंद्र थे। जिस तरीके से गठबंधन के सहयोगी दलों में अपने भ्रष्टाचार चरम पाता, पूरा कॉमनवेल्थ से लेकर तमाम घोटाले उस समय जब हुए, तो 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी की सरकार आई तो मोदी जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली। प्रधानमंत्री मोदी ने जब सत्ता आई तो देश की जनता को संबोधित करते हुए कहा था कि आपने मुझे ऐसी गवर्नमेंट को फॉर्म किया है कि मुझे रिफॉर्म करने का मौका मिला और मेरी ब्यूरोक्रेसी ने परफॉर्म किया है। और मुझे लगता है कि 5 साल के कार्यकाल के बाद जब प्रधानमंत्री 2019 के चुनाव में गए, चुनाव जीतते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में जब 2019 में प्रधानमंत्री मोदी स्पीच देने आते हैं तो उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात कही। उन्होंने कहा था कि जैसे महाभारत में कृष्ण ने कहा था कि मैं हस्तिनापुर की तरफ हूं, वैसे ही इस चुनाव की में देश की जनता ने कहा कि 130 करोड़ की जनता ने कहा कि हम भारत के साथ हैं, मतलब मोदी के काम के साथ हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि भाई 5 साल काम करने के बाद आपने मुझे परखा और उसके बाद आपने मुझे फिर मैंडेट दिया है, वो भी 303 सीटों का। ये बताता है कि आपको मेरे काम पर आपने भरोसा है, मोहर लगाई है। और आप देखिए 24 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला प्रधानमंत्री मोदी ने, और कहा है कि भाई 24 करोड़ लोग जो गरीब थे अब वो मिडिल क्लास की श्रेणी के अंदर आ गए। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार गरीबों को जिस तरीके से अपने केंद्र में उन्होंने रखा और जिस तरीके से कहा था कि भाई देश में तो सिर्फ 4 ही जातियां हैं, जब उन्होंने कहा था कि नारी है, युवा है, महिला है और किसान है, तो उस दिशा में जो प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार काम किया उसका फल मुझे लगता है पूरे देश को मिला। तमाम प्रधानमंत्री आवास योजना में घर बनाए गए, उज्ज्वला योजना में करोड़ों लोगों को सिलेंडर दिया गया, हर घर नल से जल योजना की व्यवस्था की गई, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से जो लीकेज थे, करोड़ों रुपया जो भ्रष्टाचार में चला जाता उसे रोकने का काम किया है। तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां प्रधानमंत्री मोदी ने
बहुत बेहतर तरीके से काम किया है हर क्षेत्र के अंदर, और हर जगह जो कमजोरी आती है क्षेत्र के अंदर, वहां प्रधानमंत्री मोदी ने उस लीकेज को, कमजोरियों को दूर करने का, गड्ढे भरने का काम किया। उसके ऊपर अब बुलंद भारत की एक बढ़िया नींव के ऊपर एक बिल्डिंग तैयार हो रही है, और वो 2047 का विकसित भारत का जो जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने किया, मुझे लगता है कि अब तीसरे कार्यकाल के बाद जब प्रधानमंत्री मोदी चौथे कार्यकाल में जाएंगे तो विकसित भारत की ओर बढ़ेगा। और वैसे भी देश तीसरी इकोनॉमी बन चुका है, तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था मेरे तीसरे काल में हम तीसरी इकोनॉमी बनेंगे, उस दिशा में देश अग्रसर है। और मुझे लगता है जब प्रधानमंत्री मोदी अपने चौथे कार्यकाल में जाएंगे तब तक देश दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बन चुका होगा। जी बिल्कुल, हम सब इसके आकांक्षी हैं, हम सब ये चाहते हैं। और फिलहाल दर्शकों, आइए आपको सुनाते हैं कि तेजी से बढ़ती देश की अर्थव्यवस्था पर प्रधानमंत्री ने क्या कहा। तो फिलहाल प्रधानमंत्री ने ये जो एक कंपैरिजन था वो तो किया ही, और जिस तरह से बताया कि एक व्यवस्था इंतज़ार कराती थी, आज की व्यवस्था परिणाम दिखाती है। और इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने एक बात और महत्वपूर्ण कही, जिस पर बात करेंगे। प्रफुल्ल जी हमारे साथ बने हुए हैं, कि उन्होंने कहा कि ये सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस भारत की कहानी है जो अपने लिए नए लक्ष्य तय कर रहा है, उसको हासिल करने के लिए जी तोड़ परिश्रम कर रहा है। तो आज ये मुझे बार बार लग रहा है कि प्रधानमंत्री, जिस तरह आपने कहा ना कि कोई एक जनसभा में जब प्रधानमंत्री भाषण देते हैं और किसी मंच से देते हैं तो वो थोड़ा अंतर हो जाता है। आज जिस तरह से प्रधानमंत्री ने देशवासियों को प्रेरित किया, वो मैं अगर व्यक्तिगत तौर पर कहूँ प्रफुल्ल जी, तो वो मुझे बहुत, जिसको कहते हैं कि उससे वो मुझे भा गया। और इस तरह की बातें करना कि भाई राजनीति की बात मत करिए, सिर्फ राजनीति की बात मत करिए, इस वक्त को पहचानिए और हर देशवासी विकसित भारत बनाने के लिए पूरे जी जान से जुट जाए। कैसे इसका आकलन करेंगे इन स्टेटमेंट्स का? एक बार जी, पुटिंग सब्सटेंस, जी जी, जो विकसित भारत की संकल्पना है, उसमें आज के भाषण में उन्होंने सब्सटेंस डालने का काम किया है कि विकसित भारत होना है तो यानी क्या होना है और हमको कैसे उस पर आगे बढ़ना है। और वो एक तरफ जैसे उनको एनडीए जो अलाइज है उनके लीडर्स के लिए ये था, अपने साथियों के लिए था, वैसे देशवासियों के लिए भी था। और इसीलिए शायद उन्होंने ये उनके भाषण में एक कॉम्बिनेशन हमको दिखा कि वो एक साथ इस देश के संवैधानिक पद के नाते एग्जीक्यूटिव हेड भी थे और दूसरी तरफ एक राजनेता भी थे। तो जहां पे आवश्यकता थी उन्होंने एक तुलनात्मक स्थिति भी दिखाई 2014 की और 2026 की जी। लेकिन दूसरी तरफ ये जो चरैवेति का मंत्र उन्होंने दोहराया, उसमें बेसिकली उन्होंने किस तरीके से हमको कौन कौन से पैरामीटर्स पर और कौन कौन से क्षेत्रों में आगे गति से बढ़ना है, इसको लेकर भी स्पष्टता से अपनी भूमिका रखी। तो ये क्लियरली दिखाता है कि हम अब चाहे अंदरूनी समस्याएं हो, चाहे वो नक्सलवाद माओवाद जैसी समस्या हो, चाहे वो 370 जैसा विषय हो, बहुत सारे, लेकिन उसके साथ साथ एक सभ्यतागत पहचान के नाते भारत अपने आप को विश्व पटल पर आज जैसे रख रहा है, एक सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी। हम केवल 1947 से जन्मे राष्ट्र नहीं है, भले ही हमने राज्य के नाते एक नया संविधान स्वतंत्र देश के नाते नई शुरुआत की हो, लेकिन हमारी एक प्राचीन सभ्यता है। लेकिन हम आधुनिकता के जितने भी, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी हो, चाहे वो न्यूक्लियर एनर्जी हो, चाहे वो एआई हो, चाहे वो अन्य सारे डिफेंस टेक्नोलॉजी हो, तो हम इन सारे पैरामीटर्स पर भी अब दुनिया में एक अपनी इस दौड़ में हम बराबरी के हिस्सेदार है। ये एक तरीके का मैसेज था। और आने वाले समय की जो चुनौतियां है उनको निपटना है, तो भारत को, भारत की जनता को इन सब चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार करना, उस मानसिकता का, वो जो वैज्ञानिक आपने कहा, एक पॉलिटिको साइकोलॉजिकल एक तरीके से उन्होंने इंस्पिरेशन पूरे भारतवासियों को इस माध्यम से दिया है। जी निश्चित तौर पर। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे तो हमारी चर्चा जारी रहेगी। दर्शकों कहीं मत जाइएगा। बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस, सब हो गया। बन गया बजट? हाँ, 5000 बच गए। तो नई साड़ी ले ले ना, पिछले महीने तो ली थी। एक और। नहीं,
पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो। बढ़िया। जाओ भाई। आरबीआई कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। यार कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना? यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स। यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। हमारी शादी के बाद तो 4 ही दिन में छाले निकल आए थे हाथों में। इसका हाथ देखो, महीना भर से चमक रहा है। काहे कि घर में तब सुविधा ना रही, और अब शौचालय है, पानी है, गैस भी है घर में। अभी काम भी करेगी और नाम भी विश्वास है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। दीदी, रोहिणी को क्या दूं बर्थडे गिफ्ट? ये रुपए डिजिटल गिफ्ट वाउचर दे दे। किधर मिलेगा? बैंक ऑफ बड़ौदा के बॉबी पे UPI ऐप पर। मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट खोलना पड़ेगा ना? हाँ, लेकिन बॉबी पे के लिए कोई भी बैंक अकाउंट चलेगा। चैंपियंस कीप थिंग्स सिंपल। हाँ, बॉबी पे, 1 UPI ऐप फॉर एवरीवन। ए, तू चीटिंग मत कर। अरे आप आओ तो हर बार हारने के तो चीटिंग गए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एनडीए की बैठक के दौरान बड़ा ओजस्वी और सारगर्भित ऊर्जा से भरा हुआ भाषण दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर तमाम सूक्तियां, जिसको कहना चाहिए सूक्ति वाक्य कहे, एक तरह से मंत्र दिया देश के लोगों को आगे बढ़ते रहने का। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को लेकर के भी बहुत कुछ कहा। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सबसे पहले, एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता यह भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है। कांग्रेस ने देश को लाचारगी, बेचारगी और हीन भावना के गर्त में गिरा दिया था। देश को यही एहसास कराया जाता था कि भारत में विकास धीरे धीरे ही होता है, भारत में तेज विकास संभव ही नहीं है। और बड़ी ही चतुराई से इस धीमी विकास को एक नाम दिया था, हिंदू ग्रोथ रेट। यानी कार्यशैली कांग्रेस की, दायित्व कांग्रेस का, विफलता कांग्रेस की, लेकिन कलंक देश की बड़ी हिंदू आबादी के नाम लगाया गया। जबकि असल में इस कुसंस्कृति का नाम होना चाहिए था कांग्रेस ग्रोथ रेट। तो कहा कि जो धीमी गति से देश आगे बढ़ रहा था उसको हिंदू ग्रोथ रेट कहा, जबकि इसको संस्कृति का नाम कांग्रेस ग्रोथ रेट होना चाहिए था। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर यह कहा। हमारे साथ इस पूरे विषय पर प्रधानमंत्री के संबोधन पर चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान, समीर चौगांवकर जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, प्रफुल्ल केतकर वरिष्ठ पत्रकार हैं, संपादक हैं, ऑर्गेनाइजर के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर जी, आपने देखा कि किस तरह से मुख्यमंत्री आदरणीय चंद्रबाबू नायडू जी द्वारा जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, सीधे तौर पर प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को न सिर्फ जिसको कहते हैं कि देश को पीछे रखने के लिए उन्होंने कहा, बल्कि उन्होंने कहा कि हीन भावना से एक भर रखा था पूरे देश के लोगों को
और ये कि न सिर्फ नीति निर्णय में देरी होती थी बल्कि लोगों के अंदर बड़ा जो था ना, कोई उल्लास की कोई बात नहीं रह गई थी, हीन भावना से लोग भरे हुए थे। और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि इस सिस्टम को, इस व्यवस्था को बदलने की जरूरत थी, जो कि बीजेपी की सरकार ने बदला 2014 के बाद। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी मनमोहन सिंह के कार्यकाल का जिक्र कर रहे थे कि 10 साल किस तरीके से इकोनॉमी पूरी टूटी हुई थी देश के अंदर, और जो उन्होंने जिक्र करा प्रधानमंत्री मोदी ने वो बहुत महत्वपूर्ण रहा। उन्होंने कहा हिंदू ग्रोथ रेट का उन्होंने जिक्र करा और उन्होंने कहा कि विफलता कांग्रेस की थी, लेकिन हम इसमें बदनामी हिंदुओं की गई। तो हिंदू विशेष वर्ग को उन्होंने संदेश देने की कोशिश की है कि कांग्रेस ने अपनी असफलता का ठीकरा हिंदू धर्म के और हिंदुओं के ऊपर फोड़ने के ऊपर कोशिश की। और मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा संकेत और संदेश प्रधानमंत्री मोदी ने आज भारत के बहुसंख्यक समाज को देने की कोशिश की है कि किस तरीके से उन्हें बदनाम करने का काम कांग्रेस ने अपने कार्यकाल के अंदर किया। जो प्रधानमंत्री मोदी ने आज कहा कि होना तो ये चाहिए था कि भाई कांग्रेस ग्रोथ रेट कह रही था, लेकिन उन्हें हिंदू ग्रोथ रेट कहकर पूरे हिंदू समाज को कलंकित और बदनाम करने की कोशिश कांग्रेस ने की थी। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जो संदेश देना चाहते थे इस भाषण के माध्यम से, मुझे लगता है वो आने वाले दिनों में हमें और प्रमुखता से, प्रखरता से संगठन के स्तर पर भारतीय जनता पार्टी से आगे लेकर जाएगी, भारतीय जनता पार्टी के सांसद से आगे लेकर जाएंगे। अभी सेशन, मानसून सेशन आने वाला है, उसमें भारतीय जनता पार्टी से जिक्र करेगी। तो सीधे सीधे मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी का जो संदेश था वो हिंदुत्व के ऊपर फोकस था। और मुझे लगता है कि कांग्रेस की बहुत बड़ी मुश्किल होगी अगर भारतीय जनता पार्टी से बहुत आक्रामकता से आगे लेकर जाती है, तो कांग्रेस के पास इसका जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं होगा। जी जी, इसी बात को अगर आगे बढ़ाएं प्रफुल्ल केतकर जी, तो आपको लगता है कि प्रधानमंत्री ने ये जो पूरा राजनीतिक विमर्श था वो ही बदल दिया, जो पूरा एक पॉलिटिकल ग्रामर जिसको कह सकते हैं वो पूरा बदल दिया। न सिर्फ आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण की बात की, हिंदू उत्थान की बात की, बल्कि विकास के भी मायने बदले। उन्होंने बताया कि भाई विकास किस तरह से होता है, और जब हम हिंदू पुनर्जागरण की बात करते हैं तो उसमें डेवलपमेंट का क्वेश्चन जो है, जो टूरिज्म का क्वेश्चन है, या जो लोकल रोजगार का क्वेश्चन है, मंदिर इकोनॉमी है, वो सारी चीजें उसमें जुड़ी हुई हैं। देखिए निखिल, भारत जब स्वतंत्र हुआ और नेहरू जी के तुलना होना आज स्वाभाविक है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने उनके कार्यकाल को इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के रूप में सरपास किया है। तो सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म, ये नेहरूइज्म से जुड़े हुए क्रिटिकल दो शब्द थे। और मैं जानबूझकर उनको भाषांतरित नहीं कर रहा हूं, क्योंकि भारतीय भाषाओं में उसका कोई पर्याय नहीं है। ये दोनों पश्चिम की सोच से आए हुए दोनों शब्द है। और सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म ने अपनी मानसिकता को इतना ग्रसित करके रखा था कि भारत का जो सही में हिंदू ग्रोथ रेट था, जो ब्रिटिश आने से पहले का या मुगलों के भी आने से पहले का था, जब भारत कम से कम 25% और ज्यादा से ज्यादा 33% पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में, जीडीपी में अपना योगदान दे रहा था, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी था। और उसको भुलाने के लिए इस सोशलिस्ट सेक्युलर पॉलिसीज का ठिकरा हिंदू इकोनॉमिक ग्रोथ रेट के नाम पर 1960 के दशक के बाद, और उसको एक तरीके से हिंदू धर्म के कर्म सिद्धांत से जोड़ने का प्रयास ब्रिटिश कालखंड से ही हुआ था। अब प्रधानमंत्री जी ने ये लगातार दूसरी या तीसरी बार इस मुद्दे को छेड़ा है कि क्या आज सही में जो हिंदुत्व के नाम पर प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी को क्वेश्चन करते हैं, क्या आज की विकास दर को वो हिंदू ग्रोथ रेट कहेंगे क्या? मूलतः ये प्रश्न है। तो ये केवल एक शब्द का चयन का प्रश्न नहीं है। प्रधानमंत्री जिसको कहते हैं कि हमको गुलामी की मानसिकता से मुक्ति पानी है, तो जो पैरामीटर्स ब्रिटिशों ने हमारे लिए विकास के तय किए थे, हिंदुओं के बारे में, यहाँ की सभ्यता के बारे में, समीर जी ने भले ही उसको बहुसंख्यक के संदर्भ में कहा हो, लेकिन मूलतः ये सभ्यतागत विषय था। और इस सभ्यतागत विषय में हमारी जो मूल अवधारणाएं थी, चाहे वो तीर्थाटन से लेकर हो, चाहे वो आयुर्वेद से लेकर हो, चाहे वो योग से लेकर हो, उसको प्राउडली आज अपनी पहचान को भारत पूरे विश्व के पटल पर प्राउडली, आज ट्रेडिशनल मेडिसिन का WHO का सेंटर यहाँ पे बना हुआ है। सूर्य की उपासना करने वाला यह देश, सोलर एनर्जी का सबसे बड़ा हब आज भारत में बना हुआ है। तो ये सारी चीजें दिखाती है कि हम सभ्यता और आधुनिकता को दोनों को मिलकर चलाते हैं। और सनातन का मतलब प्राचीन केवल नहीं होता है, सनातन का मतलब जो नित्य नूतन है उसको स्वीकार करते जाना, लेकिन जो
चिर पुरातन है उसको आधुनिक संदर्भ में परिभाषित करना भी होता है। प्रधानमंत्री जी का एक तरीके से वही संदेश आज के संदर्भ में। जी बिल्कुल, ये संदेश था, विकास भी विरासत भी, इसकी बात भी प्रधानमंत्री ने कही और वो बात आपने भी कही। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए समीर चौगांवकर जी आपका और प्रफुल्ल केतकर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।